Morning students, this is your biology class and today I am revising the chapter 14 natural resources. वैसे तो आप लोग पढ़ ही चुके हो चैप्टर को, फिर से रिवाइज करवा रहे हैं चैप्टर। ओके, चलो स्टार्टिंग से ही देखते हैं। नेचुरल रिसोर्सेज तुम लोग को पता है बायोस्फीयर क्या होता है, फिर से देख लो। बायो मतलब लिविंग, ठीक है। स्फीयर मतलब ग्लोब, द लाइफ सपोर्टिंग जोन ऑफ द अर्थ वेयर द एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर इंटरैक्ट एंड मेक लाइफ पॉसिबल। बायोस्फीयर एक ऐसा लाइफ सपोर्टिंग जोन है जहाँ पे एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर और लिथोस्फीयर तीनों इंटरैक्ट करते हैं और उसी की वजह से लाइफ पॉसिबल हो पाती है। तो हमारी अर्थ पे बायोस्फीयर है, ठीक। मीन्स लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर और हाइड्रोस्फीयर तीनों का कंपोनेंट्स, मतलब तीनों कंपोनेंट प्रेजेंट है, तब जाके बायोस्फीयर बनना है और बायोस्फीयर की वजह से ही अर्थ पे लाइफ पॉसिबल है। तो जब ये तीनों सिस्टम प्रेजेंट होते हैं तभी लाइफ पॉसिबल होती है। अगर कहीं पे अगर एक ही कंपोनेंट प्रेजेंट है और दो नहीं है, या दो हैं और एक नहीं है, तब भी लाइफ पॉसिबल नहीं हो पाएगी। तो अर्थ एक ऐसा प्लैनेट है, अर्थ इज़ द ओनली प्लैनेट जहाँ पे लाइफ सपोर्टिंग जोन प्रेजेंट है और कहीं ऐसा जोन प्रेजेंट नहीं है। इसी वजह से किसी और प्लैनेट पे लाइफ पॉसिबल नहीं है। तो देयर इज़ अ लाइफ फाउंड ऑन लैंड, deep in the ocean, in the dense forest and even in volcano. But what make life possible on the earth? The interaction of air। देखो, हमें हर चीज़ चाहिए अपने ज़िंदा रहने के लिए, एयर भी, वाटर भी, लैंड भी। तो एयर जो है वो एटमॉस्फेयर का पार्ट है, वाटर जो है वो हाइड्रोस्फीयर का पार्ट है, लैंड जो है वो लिथोस्फीयर का पार्ट है। तो तीनों जब इंटरेक्ट करते हैं तभी लाइफ पॉसिबल होती है, ठीक है। तो बायोस्फीयर देखो दो कंपोनेंट से मिलकर बना है, लिविंग और नॉन लिविंग। लिविंग कंपोनेंट या बायोटिक फैक्टर क्या होता है, हमारी पूरी अर्थ पे केवल 3 ऑर्गेनिज्म जो हैं वो लिविंग हैं, मेनली प्लांट, एनिमल और माइक्रो ऑर्गेनिज्म। एनिमल में हम लोग कंसीडर करे जाते हैं प्लांट, सारे जो दुनिया में प्लांट्स हैं वो सब लिविंग हैं, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म और कोई लिविंग नहीं है। उसके अलावा जो कुछ भी है वो एबायोटिक है या नॉन लिविंग कंपोनेंट है। एबायोटिक फैक्टर द नॉन लिविंग कंपोनेंट, जैसे सनलाइट हो गई, वाटर हो गया, एयर हो गया, विंड हो गई, हवा, पानी, धूप, सॉइल, ये सब क्या है, एबायोटिक फैक्टर है या नॉन लिविंग कंपोनेंट है। The biotic and abiotic factor depend on one another. For example, plant depend on light. Therefore, if any factor is negatively affected, it can have a serious impact on the entire biosphere. So, अब जो बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर हैं वो एक दूसरे पे भी डिपेंड करते हैं। जैसे ऐसा नहीं है कि जो लिविंग कंपोनेंट है उसे नॉन लिविंग कंपोनेंट चाहिए ही नहीं। अब देखो आजकल क्या हो रहा है, ठंड हो रही है, तो हम लोग क्या है, डिपेंडेंट हैं सनलाइट पे। धूप नहीं निकल रही है तो उससे हमारी लाइफ स्टाइल भी गड़बड़ होता है, हमारी बॉडी पे भी इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। क्योंकि हर कंपोनेंट, हर एबायोटिक कंपोनेंट भी इम्पॉर्टेंट है बायोटिक कंपोनेंट के सर्वाइवल के लिए। धूप नहीं निकलेगी तो प्लांट फोटोसिंथेसिस कैसे करेंगे, ठीक है। बहुत सी ऐसी रिएक्शंस होती हैं या ऐसे काम होते हैं जो धूप की वजह से ही होते हैं, ठीक है। फ्लावरिंग जो होती है प्लांट्स में वो भी सनलाइट की हेल्प से ही होती है। सो एबायोटिक कंपोनेंट और बायोटिक कंपोनेंट आपस में जब इंटरेक्ट करते हैं और दोनों को एक दूसरे की ज़रूरत होती है। अब ऐसा तो नहीं है कि हमें वाटर की ज़रूरत नहीं है, लेकिन वाटर क्या है, एबायोटिक कंपोनेंट है। सॉइल, प्लांट को सॉइल की ज़रूरत है, प्लांट लिविंग है लेकिन सॉइल के बिना वो ग्रो नहीं कर सकता। तो सॉइल भी क्या है उसके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सनलाइट क्या है, उसके बिना तो फोटोसिंथेसिस ही नहीं होगी, पानी के बिना फोटोसिंथेसिस नहीं होगी, ठीक है। एयर, एयर में CO2, ठीक है, CO2 से नहीं मिलेगी तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगी। तो पूरी तरीके से, एक तरीके से ये समझ लो, हम लोग या जो लिविंग कंपोनेंट्स हैं वो एबायोटिक कंपोनेंट पे डिपेंड करते हैं, ठीक है। और अगर इसमें से एक भी फैक्टर नहीं होगा तो पूरा इंटायर बायोस्फीयर उससे इम्पैक्ट होगा, सीरियस इम्पैक्ट उस पर आएगा, हम पे भी आएगा और पूरे बायोस्फीयर पे भी उसका एक निगेटिव इम्पैक्ट शो होगा अगर इनमें से कोई एक फैक्टर निगेटिवली अफेक्ट होता है। Okay, so describe the biosphere and its component. Biosphere, where all the three components interact, lithosphere, hydrosphere and atmosphere, then it is called biosphere और उसके component यही हैं। और वैसे हम एबायोटिक और बायोटिक component भी लिख सकते हैं। Explain the importance of biosphere, तो यही लिखेंगे कि इसमें क्या लिखेंगे, अगर तीनों में सिस्टम में से अगर एक भी सिस्टम प्रेजेंट नहीं है तो हमारी लाइफ पॉसिबल नहीं हो पाएगी, यही इसकी इंपॉर्टेंस है। The acidity of soil is not a biotic factor, is a abiotic factor, क्योंकि सॉइल खुद में एक एबायोटिक फैक्टर है। तो उसकी सैलिनिटी या फिर एसिडिटी या बेसिसिटी वो भी क्या होगी, उसकी
एबायोटिक फैक्टर होगा। स्टेट इफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। द बायोस्फीयर, द एटमॉस्फेयर एंड हाइड्रोस्फीयर इंटरैक्ट विद वन अनदर टू फॉर्म द लिथोस्फीयर वेयर लिविंग ऑर्गेनिज्म आर फाउंड। अब देखो, एटमॉस्फेयर हाइड्रोस्फीयर पार्ट है बायोस्फीयर का, ना कि बायोस्फीयर खुद एक पार्ट है। ठीक है, तो ये गलत हो गया स्टेटमेंट। द बायोस्फीयर इज कम्पोज ऑफ एबायोटिक फैक्टर विच मेक लाइफ पॉसिबल ऑन अर्थ, लाइफ ऑन अर्थ पॉसिबल। तो इसमें ऐसा नहीं है, बायोटिक भी होता है, खाली एबायोटिक नहीं होता, तो ये भी गलत है स्टेटमेंट। बोथ स्टेटमेंट आर रॉन्ग। सो नेक्स्ट टॉपिक इज़ द ब्रीथ ऑफ द लाइफ दैट इज़ एयर। एयर, ठीक है, जो हमारे चारों तरफ जो एटमॉस्फेयर पाया जाता है, जो इन्वायरमेंट पाया जाता है, उसमें बहुत सारी एयर का कॉम्पोजिशन है। उसमें केवल एक एयर नहीं होती, एक हवा नहीं होती, बहुत तरीके की गैसेस भी होती हैं। सो मेन गैसेज इन द एटमॉस्फेयर आर नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड स्मॉल अमाउंट ऑफ अदर गैसेज जैसे सच एज CO2 एंड वाटर वेपर। मेनली क्या होती है हमारे एटमॉस्फेयर में या एयर में, कौन सी गैस होती है? नाइट्रोजन गैस होती है, और 21% क्या होती है? ऑक्सीजन। उसके अलावा जो बचा कुछ अमाउंट है 1%, उसमें बहुत सारी अदर गैसेस प्रेजेंट होती हैं। एटमॉस्फेयर प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द सस्टेनिंग लाइफ ऑन अर्थ। एटमॉस्फेयर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर देखो हवा नहीं होगी हम सांस कैसे लेंगे, ऑक्सीजन नहीं होगी मर जाएंगे हम। तो मेन देखो कितना ज़्यादा एबायोटिक कंपोनेंट इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ के लिए। हमारी लाइफ पॉसिबल ही नहीं है एबायोटिक कंपोनेंट की अब्सेंस में। सो इट इज़ अ सोर्स ऑफ CO2 विच प्लांट रिक्वायर फॉर फोटोसिंथेसिस। CO2 नहीं होगी तो फोटोसिंथेसिस कैसे करेंगे? O2 नहीं होगी तो हम सांस कैसे लेंगे? प्लांट कैसे सांस लेंगे? हर कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म O2 लेता ही है और कोई गैस नहीं लेता। सो इट प्रोटेक्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म फ्रॉम हार्मफुल रेडिएशन ऑफ द सन। एटमॉस्फेयर क्या करता है? हमारे जो क्या कहते हैं, इट प्रोटेक्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म फ्रॉम हार्मफुल रेडिएशन। जो सन से हार्मफुल रेडिएशन आती हैं उनसे भी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है एटमॉस्फेयर। इट प्ले अ रोल इन कंट्रोलिंग द अर्थ क्लाइमेट बाय कंट्रोलिंग फैक्टर्स सच एज टेम्परेचर, विंड एंड रेन। एटमॉस्फेयर एक तरीके की कवरिंग है जो हमारे चारों तरफ पाई जाती है। ठीक है, उससे क्या होगा, हमारी जो अर्थ है उसका टेम्परेचर मेंटेन रहेगा। ठीक है, और विंड और रेन ये भी इसी वजह से पॉसिबल हो पाते हैं क्योंकि एटमॉस्फेयर हमारे अर्थ के अराउंड पाया जाता है। लेट अस लुक एट हाउ द टेम्परेचर प्ले एन रोल इन द कंट्रोलिंग टेम्परेचर, विंड एंड रेन। किस तरीके से जो एटमॉस्फेयर है वो काम करता है टेम्परेचर को मेंटेन करने का, विंड के फॉर्मेशन का और रेन के फॉर्मेशन का। ठीक है, तो फर्स्ट है टेम्परेचर। Temperature on the earth does not vary too much between the day and time due to the presence of greenhouse gases such as CO2 and water vapor in the atmosphere. So टेम्परेचर जो है हमारे अर्थ पे वो बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं होता उसमें दिन और रात में, कि रात में बहुत ठंड है या दिन में बहुत गर्मी है, ऐसा कभी नहीं होता। क्योंकि हमारी जो अर्थ है उसके अराउंड एटमॉस्फेयर प्रेजेंट है या कुछ ग्रीन हाउस गैसेज प्रेजेंट है जिनकी वजह से एक नॉर्मल टेम्परेचर बना रहता है धरती का। द एटमॉस्फेयर इज़ अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट। एटमॉस्फेयर में हीट जो है वो बहुत बैड कंडक्टर है, उसमें मूव नहीं कर सकती। सो ड्यूरिंग द डे इट रिड्यूस द अमाउंट ऑफ रेडिएशन रीचिंग द अर्थ, एट नाइट इट रिलीज द हीट स्लोली इनटू आउटर स्पेस। सो दिन में क्या होता है, जो रेडिएशन का अमाउंट है, ठीक है, जो अर्थ पे पहुंचता है वो रिड्यूस हो जाता है, धीरे धीरे पहुंचता है, और इट रिलीज द हीट स्लोली इनटू द आउटर स्पेस, और धीरे धीरे हीट जो होती है वो आउटर स्पेस में रिलीज होती है। एडिशनली ग्रीन हाउस गैस ट्रैप हीट इन द एटमॉस्फेयर, और जो ग्रीन हाउस गैसेज होती हैं वो हीट को कैप्चर कर लेती हैं, हेल्प इन मेंटेनिंग वार्मर टेम्परेचर ऑन द अर्थ, और अर्थ पे टेम्परेचर को गर्म बनाए रखने का काम करती हैं। अब जो मून है उसका एग्जाम्पल, वहाँ पे एटमॉस्फेयर ही नहीं है। ठीक है, वहाँ पे एटमॉस्फेयर नहीं है, इसीलिए वो रात में बहुत ज़्यादा ठंड हो जाती है, दिन में बहुत गर्मी हो जाती है। द मून फॉर एग्जाम्पल डज नॉट हैव एन एटमॉस्फेयर एंड हैंस द टेम्परेचर कैन गो एज हाई 110, 110 डिग्री दिन में, और एज लो एज -190, बहुत ही कम हो गया, तो -190 रात में हो जाता है। तो वहाँ कैसे लाइफ एग्जिस्ट करेगी, कौन सर्वाइव नहीं कर पाएगा। द बिलो फिगर शो अस हाउ द टेम्परेचर एटमॉस्फेयर कंट्रोल द टेम्परेचर ऑन द अर्थ। ड्यूरिंग द डे रेडिएशन फ्रॉम द सन रीचेज अर्थ एटमॉस्फेयर। दिन में क्या होता है, जो रेडिएशन अर्थ एटमॉस्फेयर पे पहुंच जाती है जो सन से आती हैं, अ पार्ट ऑफ रेडिएशन इज रिफ्लेक्टेड वाइल सम इज ट्रैप्ड बाय द ग्रीन हाउस गैसेज। थोड़ा पार्ट रिफ्लेक्ट हो जाता है, थोड़ा जो पार्ट है तुम्हारा इसका रेडिएशन का वो कैप्चर कर लिया जाता है ग्रीन हाउस गैसेज के थ्रू। नाइट में सम ऑफ द हीट फ्रॉम द लैंड एंड वाटर इज री रेडिएटेड बैक इनटू द एटमॉस्फेयर। रात में क्या होता है, जो हीट है वो लैंड से फिर से रेडिएट हो जाती है और एटमॉस्फेयर में आ जाती है, जिसकी वजह से टेम्परेचर मेंटेन रहता है।
द एटमॉस्फेयर रिलीज द हीट इनटू आउटर स्पेस स्लोली दस कीपिंग द टेम्परेचर कांस्टेंट। एटमॉस्फेयर क्या करता है, धीरे धीरे करके रिलीज करता है हीट को, जिसकी वजह से टेम्परेचर एक कांस्टेंट रहता है। ठीक है, so this is all about the today's class. In my next class I will discuss the further. Okay, thank you.